Good morning, dear student. Most welcome in video lecture. और बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि जो अपन सिस्टम चल रहा है बायोलॉजी के अंदर, वो है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन। ठीक है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन के बारे में डिस्कस आज जो टॉपिक कर रहे हैं, तो उससे पहले जो आपको कुछ जो टॉपिक डिस्कस किया उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। उससे पहले जो अपन ने बात की रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन्स होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। तो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है वो आपकी लंग्स है, और रेस्ट ऑफ द जो ऑर्गन्स होते हैं एज ए पार्ट ऑफ द पैसेज ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, पैसेज की तरह कार्य करते हैं। और फिर जैसे अपन ने बात की थी पूरी रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं उनके बारे में पढ़ा था, और फिर एक रेस्पिरेटरी ट्री के बारे में अपन डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर, जो अपने सिलेबस में दे रखा है। और आज जो बच्चों बात करने जा रहे हैं वो एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, और एग्जाम में डायरेक्ट पूछ ले जाता है, राइट डाउन द मैकेनिज्म ऑफ द रेस्पिरेशन। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इससे। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। तो क्या क्वेश्चन आता है, तो उसमें आता है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, या राइट डाउन अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द रेस्पिरेशन। बिल्कुल इजी है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा, मेरी ध्यान समझने की कोशिश करना। केवल 2 स्टेप है इसके। ठीक है, उन स्टेप्स को समझने के लिए केवल और केवल कुछ बातों में फोकस करना है, फिर आप आपकी लैंग्वेज में उसको लिख सकते हैं। क्या होता है इंस्पायरेशन, क्या होता है एक्सपायरेशन, मैकेनिज्म क्या होती है इसके अंदर, मेन जो बड़ी कोई खास विशेष मैकेनिज्म नहीं है इसकी। ठीक है, तो आज जो डिस्कस करते हैं तो इसमें डिस्कस करेंगे अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द रेस्पिरेशन। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन की बात करें तो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन के अंदर बच्चों 2 स्टेप्स में होती है। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन की बात करें तो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन होती है वो कितने स्टेप में होती है बच्चों? 2 स्टेप में होती है। ठीक है, एक तो होती है इंस्पायरेशन, दूसरा होता है एक्सपायरेशन। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन की बात करें तो कितने स्टेप में हो जाएगी बच्चों? 2 स्टेप में होती है। एक होती है आपकी इंस्पायरेशन और दूसरी होती है एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन क्या होता है, एक्सपायरेशन क्या होता है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। तो देयर आर टू स्टेप, फर्स्ट इज इंस्पायरेशन, सेकंड इज एक्सपायरेशन। तो पर सबसे पहले बात करते हैं इंस्पायरेशन की बात करते हैं। तो इंस्पायरेशन की बात करें उससे पहले आपको ये थोड़ा डायग्राम थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है, दोनों डायग्राम दिए हैं, एक एक्स्ट्रा डायग्राम और बनाऊंगा मैं आपके सामने, तो वो डायग्राम भी आपको थोड़े समझने हैं। फिर इसमें कुछ विशेष भेद वाली बात नहीं है। देखो ये साइड व्यू दिखाया गया है, इस प्रकार से साइड व्यू होता है। ठीक है, तो साइड व्यू देखते हो, देखो पीछे स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, ये वर्टिब्रास है जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होती है, ये लंग्स है, और ये आगे की तरफ क्या रिब्स दिख रही है, आगे का जो केस होता है इधर से देखेंगे ये रिब्स दिख रही है, ये ब्लैक वाली रिब्स है। ठीक है, और रिब्स के बीच में आपको मैं बताऊंगा, ये नीचे डायफ्राम दिया है। ठीक है, ये नीचे की तरफ ये डायफ्राम है, ये डायफ्राम है पूरा, ये डायफ्राम। ओके, और ये रिब्स होगी, और रिब्स के बीच में एक ग्रीन कलर से आपको दिख रहा होगा, ये इंटरकोस्टल मसल्स है। ये इंटरकोस्टल मसल्स है, जो रिब्स के बीच में मसल्स पाई जाती है, बताऊंगा दूसरे डायग्राम में। इस प्रकार से ये डायग्राम है, इसको आप ध्यान में रखना, तब ये पूरी की पूरी जो आपकी कहानी पूरी समझ में आ जाएगी मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। तो सबसे पहले इंस्पायरेशन की बात करते हैं, ये एक्टिव प्रोसेस। ये क्या है? एक एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस, सबसे पहले बात करते हैं एक्टिव प्रोसेस। एक्टिव प्रोसेस के नाम आते हैं, इसका मतलब दिस नीड एनर्जी। इस प्रोसेस की एनर्जी की आवश्यकता होती है। दिस प्रोसेस रिक्वायर एनर्जी, मतलब एक्टिव प्रोसेस है तो एक्टिव प्रोसेस मींस क्या होता है, इसको एनर्जी की आवश्यकता होगी, सबसे पहले बात तो ये। ठीक है, जैसे मान लो कोई स्प्रिंग है, उसको अपन खींचते हैं, खींचने के लिए अपन को ताकत लगानी पड़ती है, जोर लगानी पड़ती है। ठीक है, तो उसमें क्या ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एनर्जी। दिस रिक्वायर्ड द पुलिंग ऑफ द स्प्रिंग रिक्वायर्ड एनर्जी। ठीक है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर भी अपन बात करते हैं तो यहाँ पर भी क्या होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इसलिए एक्टिव प्रोसेस है। और एक्टिव प्रोसेस में इसमें रोल क्या होता है, देखो ये जो मैंने बात बताई, ये रिब्स है, और रिब्स के बीच में इंटरकोस्टल मसल्स होती है, डायफ्राम। इसका 2 का आपको नाम याद रखना है। ठीक है, एक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और दूसरी होती है डायफ्राम। यहाँ पे 2 का आपको इस मैकेनिज्म में ध्यान रखना है, किस प्रकार से।
कि जो रिब्स केज होता है इस प्रकार से, जिसमें उंगलियां इस प्रकार रिब्स आती है आपके स्टर्न से यहाँ जुड़ती है, आप बताइए। तो रिब्स के बीच में जैसे यहाँ पर क्या होता है, इंटरकोस्टल मसल्स पाई जाती है। यहाँ पे आपस में जो रिब्स को जोड़ती है वो क्या, इंटरकोस्टल मसल्स पाई जाती है। ठीक है, जैसे ये एक रिब है, ये दूसरी रिब है, तो इनके बीच में क्या रहती है, यहाँ पे इंटरकोस्टल मसल्स पाई जाएगी। ठीक है, इस दोनों के बीच में। और इंटरकोस्टल मसल्स मान इस प्रकार से पाई जाती है, एक तो होती है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स होती है, बाहर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती है। तो इनका जो रोल होता है वो क्या होता है, किस प्रकार से होता है, आप ध्यान सुनना कि जब अपन बात करते हैं इंस्पायरेशन की एक्टिव प्रोसेस है, तो इंस्पायरेशन के अंदर क्या होता है कि जो इंटरकोस्टल मसल्स होती है, तो ये जो देखो मैंने बताया, तो उंगलियों के बीच में या जो रिब्स के बीच में, जैसे मैं बताया रिब्स के बीच में इंटरकोस्टल मसल जब ये कॉन्ट्रैक्ट होती है, ठीक है, इनके बीच में जब ये पाई जाएगी इंटरकोस्टल मसल्स और ये कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट होगी इस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट, इससे क्या रिब केज बाहर की तरफ आएगा। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट होगी तो रिब केज बाहर की तरफ आएगा। ठीक है, पहली बात ये होगी, जिससे क्या हो, थोरेसिक कैविटी जो होती है इसका वॉल्यूम बढ़ता है। ये देखो ये रिब केज है, ये रिब केज मान लो यहाँ पे हो, ये बाहर आ जाएगा तो इसके वॉल्यूम बढ़ जाएगी। ठीक है, दूसरी बात है डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो यहाँ पर भी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल जो मसल्स होती है, एक्सटर्नल जो इंटरकोस्टल मसल्स होती है बच्चों, तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की बात करें, ठीक है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की बात करें, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी, जिससे मैंने क्या बताया, रिब बाहर की तरफ आ गया इस प्रकार। ठीक है, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट डायफ्राम, डायफ्राम होता है कॉन्ट्रैक्ट होता है, और डायफ्राम बच्चों किस पर, रिलैक्स अवस्था में डोम शेप्ड होता है इस प्रकार से, रिलैक्स स्टेज होती है डायफ्राम इस प्रकार से। डायफ्राम जो आपके थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करता है, ऊपर वाली थोरेसिक कैविटी, नीचे वाली एब्डोमिनल कैविटी है। ठीक है, थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट कौन करता है, डायफ्राम करता है। डायफ्राम इस प्रकार से होता है, डोम रिलैक्स अवस्था में, रिलैक्स स्टेज में डोम शेप्ड होता है। अब क्या हो, जैसे कॉन्ट्रैक्ट होगा इस प्रकार से हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, इसकी मसल जो डायफ्राम मसल्स होगी इस प्रकार से रिलैक्स में, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ऐसे हो जाएगा नीचे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स ही है, कॉन्ट्रैक्ट होगा इस प्रकार से हो जाएगा, और कॉन्ट्रैक्ट होगा तो डायफ्राम के नीचे की तरफ आ जाएगा, चपटा हो जाएगा। रिलैक्स अवस्था में डायफ्राम इस प्रकार से खुला रहता है, डोम शेप रहता है इस प्रकार से, अच्छे से खुला हुआ रहता है यहाँ पे इस प्रकार से। ठीक है, और कॉन्टैक्ट होगा तो इससे फ्लैट हो जाता है। ठीक है, तो इससे भी क्या होता है, नीचे का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो थोरेसिक कैविटी, एक तो ये रिब केज बाहर आ गया, ये डायफ्राम कॉन्टैक्ट, तो इससे क्या होता है, थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो बढ़ गया। सो लंग्स के अंदर थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ गया और लंग्स का एक्सपेंशन हो गया, लंग्स का एक्सपेंशन हो गया, इसका अंदर जो प्रेशर था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, वो एज कंपेयर टू द जो बाहर एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसकी तुलना में कम हो गया। यहाँ पर जो प्रेशर है, यहाँ पे एयर प्रेशर है, ठीक है, क्योंकि इसका एक्सपेंशन हो गया, थोरेसिक कैविटी का एक्सपेंशन हो गया, इससे लंग्स का भी एक्सपेंशन हो गया, तो यहाँ पर जो प्रेशर था डिक्रीज हो गया। जब यहाँ पर एयर प्रेशर था इसके अंदर, लंग्स के अंदर, वो एयर प्रेशर डिक्रीज हो गया, बाहर क्या है, बाहर क्या है, एयर प्रेशर बहुत ज्यादा है, एक्सटर्नल है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, इससे क्या हो जाएगी बच्चों, एयर जो होती है, ठीक है, एयर जो होती है वो कहाँ पे अंदर प्रवेश करेगी। ठीक है, एयर क्या करेगी, अंदर प्रवेश करेगी। ठीक है, एयर जो जाएगी वो कहाँ पे प्रवेश कर जाएगी, अंदर प्रवेश कर जाएगी। ठीक है, एयर क्या होती है, एंट्री, इसी को क्या बोलते हैं, इंस्पायरेशन बोलते हैं, एंट्री ऑफ द O2 इन द लंग्स। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द इंस्पायरेशन। ठीक है, अपन बात करते हैं कि एंट्री ऑफ द O2 इन बॉडी या अपन लंग्स की बात कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड इंस्पायरेशन। तो ये मैंने मैकेनिज्म बताइए कि इंस्पायरेशन कैसी एक्टिव प्रोसेस होती है, इसके अंदर किस किस का एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम का रोल होता है, इससे क्या होता है, दोनों ही कॉन्टैक्ट होते हैं, ये कॉन्टैक्ट होता है तो नीचे की तरफ आएगा, और ये कॉन्टैक्ट होती है तो बाहर की तरफ, रिब केज बाहर, जिससे थोरेसिक कैविटी वॉल्यूम बढ़ता है, अंदर प्रेशर, एयर प्रेशर डिक्रीज होता है एज कंपेयर टू द एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिससे क्या होता है, जो एयर होती है हाई प्रेशर, लो प्रेशर आती है, बाहर से अंदर आ जाती है। ठीक है, और अंदर क्या होता है, इनलेशन हो जाता है, अंदर क्या होती है, इनलेशन की प्रोसेस हो जाती है। ठीक है, आई समझ में आपको। इसके बाद जो बात करते हैं, जो आपके पैसेज ऑफ एयर है, द पैसेज ऑफ एयर, पैसेज ऑफ एयर की बात करें तो पैसेज ऑफ एयर के अंदर देखो बच्चों क्या आता है, नोस्ट्रिल्स आती है, नेजल कैविटी, नेजल कैविटी के बाद क्या आ जाएगी बच्चों, फेरिंग्स आ जाता है,
फेरिंग्स, फेरिंग्स के पास ग्लोटिस, ठीक है, ग्लोटिस से ट्रेकिया, ठीक है, और ट्रेकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल से क्या आ जाएगी, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर डक्ट, और एल्वियोलर डक्ट से कहां से ले जाएगी, एट्रियम के अंदर। और एट्रियम के अंदर क्या होता है, एल्वियोलाई होती है, एल्वियोलाई होती है, ठीक है। इस प्रकार से ये पैसेज है, मार्ग है, मतलब बातें रास्ता होता है ना किसी लवसन का। तो नोस्ट्रिल से कहाँ जाती है, नेजल कैविटी, नेजल कैविटी से फेरिंग्स, ठीक है। हालांकि नेजोफेरिंग्स, लेरिंगोफेरिंग्स इस प्रकार से गुजरती है, और फिर ये आपके जो लेरिंग्स होते हैं, फिर ग्लोटिस, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट और एट्रियम, और एट्रियम के अंदर आप होते हैं एल्वियोलाई जो होती है, एक्सेंस जो एयर सेक होते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो पाए जाते हैं एल्वियोलाई, और एल्वियोलाई क्या होती है, आपको जो एग्जेक्ट में वो जो सरफेस जो होती है, जो प्रोवाइड करती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, वो एल्वियोलाई होती है। तो ये पैसेज था जी, यहाँ से आपके जो एयर होती है वो अंदर पहुंचती है, जिससे अपन ऑलरेडी अपन इसको रेस्पिरेटरी के अंदर भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये बात थी बच्चों इंस्पायरेशन प्रोसेस, कोई विशेष इसमें ज्यादा आपको नहीं देना, तो दो या डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल का कॉन्ट्रैक्शन करना है, और कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, थोड़ी सी कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है तो क्या हो जाएगा, अंदर प्रेशर कम हो जाता है, बाहर प्रेशर ज्यादा होता है, तो बाहर से अंदर एयर आ जाती है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है, इसमें कोई विशेष नहीं है, बिल्कुल ईजी है। ये दो डायग्राम आपको बनाने होते हैं, ठीक है। जब भी आप समझाते हो तो दो डायग्राम आपको बनाने होते हैं, यदि मैकेनिज्म आती है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, तो इनको सुंदर से अच्छे से डायग्राम करके इनको रिप्रेजेंट, पहले इंस्पायरेशन के बारे में लिखते हैं, फिर एक्सपायरेशन के बारे में लिखते हैं, ठीक है। अब दूसरी जो प्रोसेस है बच्चों उसके बारे में डिस्कस करते हैं। दूसरी आती है एक्सपायरेशन, ठीक है। एक्सपायरेशन की बात करें तो एक्सपायरेशन का मतलब क्या है बच्चों, तो एक्सपेलिंग एयर या CO2 फ्रॉम द लंग्स टू द एक्सटर्नल एयर एनवायरनमेंट, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन। एक्सपेलिंग ऑफ द CO2 फ्रॉम लंग्स टू द एक्सटर्नल एयर एनवायरनमेंट, एक्सपेलिंग बाहर निकालना, ठीक है। तो CO2 को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, क्योंकि O2 आपको पता है यहाँ पर आई थी एल्वियोलाई के अंदर, एल्वियोलाई के अंदर जो होता है गैसेज एक्सचेंज होता है, O2 होती है वो सर्कुलेटरी सिस्टम या ब्लड में इंटर करती है, और सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड से क्या होता है, CO2 जो होती है वो कहाँ जाती है, एल्वियोलाई के अंदर, एल्वियोलाई से CO2 बाहर निकाल देता है, इसी प्रोसेस को एक्सपायरेशन कहते हैं। यानी एक्सपायरेशन जो है पैसिव प्रोसेस है, याद रखना, इन रेस्टिंग स्टेज, यहां पे एक वर्ड यूज करो रेस्टिंग स्टेज। एक्सरसाइज के अंदर ये एक्टिव प्रोसेस होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये रेस्टिंग स्टेज के, यदि विश्राम अवस्था की बात कर रहे हैं, अपन रेस्ट कर रहे हैं, तो रेस्टिंग स्टेज के अंदर एक्सपायरेशन क्या है, रेस्टिंग स्टेज के अंदर एक्सपायरेशन जो है एक पैसिव प्रोसेस है, पैसिव प्रोसेस, ठीक है, क्या है, पैसिव प्रोसेस है। अब बात करें कि इसके अंदर एक्सपायरेशन के अंदर बात करें, एक्सपायरेशन के अंदर क्या है, ये पैसिव प्रोसेस है। एक्सपायरेशन के अंदर क्या है बच्चों, पैसिव प्रोसेस है। और पैसिव क्यों है, याद करो मैंने एक स्प्रिंग खींचने का एग्जांपल दिया था आपको, कि स्प्रिंग को खींचा है, एक्टिव प्रोसेस कहां पे, इंस्पायरेशन में, उसी प्रकार से सांस को खींचा है, दम लगा है, ऊर्जा लगी है अंदर खींचने में, दिस इज द एक्टिव प्रोसेस। इंस्पायरेशन द एक्टिव प्रोसेस, एक्टिव प्रोसेस होगी, ऊर्जा तो वहां पे होगी। अब क्या होता है, यहाँ पर तो जो खींच रखी थी अपन ने स्प्रिंग को, उसको छोड़ दे तो उसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, अपने आप चली जाएगी। उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या होता है, एक्स्ट्रा इंटरकोस्टल मसल्स और जो कॉन्टेक्ट जो डायफ्राम है, ठीक है, इनमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर
एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स ये रही और डायफ्राम ये रहा, ठीक है। इनमें क्या लिखा है मैंने, रिलैक्स होते हैं। यहाँ पे पहले मैंने कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये क्या कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे, ठीक, दोनों कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे, एक्सपेंशन हो रहा था। अब रिलैक्स होते हैं, अब रिलैक्स होते हैं, ये जब इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स होती है तो थोरेसिक जो केज अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो अपन ने ऐसे खींची थी ना, इनके मसल्स थी उंगलियों के बीच में, तो मैंने बताया ये मान लो रिब्स है, उंगलियां में रिब्स है, इनके बीच में मसल्स थी तो इसे खींची थी, ठीक है। अब वापस मान लो ये जो मसल्स खींची हुई है, ये देखो उंगलियां मेरी अभी चिपकी हुई है, अभी वापस ये फैलेगी ऐसे तो नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। रिब केज अंदर की तरफ जाएगा, जो ये केज है पूरा रिब केज ये अंदर की तरफ जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो इस डायग्राम में ये रिब केज जो अंदर की तरफ जाएगा तो इससे क्या होगा, थोरेसिक कैविटी के ऊपर प्रेशर डेवलप होगा, देखो अंदर गया तो थोरेसिक कैविटी के ऊपर प्रेशर पड़ा, ठीक है, ये हो गया। दूसरा है डायफ्राम, यहाँ पर कांटेक्ट हुआ था, मैंने यहाँ पे लिखा रिलैक्स, एक्सप्रेशन में मैंने यहाँ पे क्या लिया, रिलैक्स। तो डायफ्राम मेरे कांटेक्ट होता है, मैंने क्या बताया था, जब डायफ्राम जो रिलैक्स स्टेज में इस प्रकार से होता है, कांटेक्ट में से होता है, ठीक है। डायफ्राम कांटेक्ट, जो डायफ्राम मसल्स कांटेक्ट होती है इस प्रकार चपटा हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि अब डायफ्राम क्या होगा, वापस जो रिलैक्स होगा तो इस प्रकार डोम शेप हो जाएगा, इस प्रकार से डोम शेप हो जाएगा, ठीक है। डोम शेप हो जाएगा तो देखो ये डोम शेप बनाया मैंने यहाँ पे डायफ्राम में, ये क्या डायफ्राम है, डायफ्राम क्या है, डोम शेप है, ठीक है। डोम शेप, अब डोम शेप हो गया, देखो नीचे से ऊपर की तरफ प्रेशर पड़ रहा है ना, इस प्रकार से देखो डोम शेप हो तो नीचे से प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। देखो नीचे से ये प्रेशर पड़ रहा है, जिससे क्या हो जाएगी, एक तो देखो इन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल में रिलैक्स हुई तो एक तो ये प्रेशर पड़ा, ये जो अंदर की तरफ जाए रिब केज बाहर आया तो अंदर की तरफ गया, ठीक है। दूसरा नीचे से डायफ्राम है वो रिलैक्स हुआ तो डोम शेप्ड हो गया, तो नीचे से इसके मतलब बात करते हैं थोड़ी सी कैविटी में प्रेशर डेवलप होता है, इससे क्या होता है, ओवरऑल होता है लंग्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है, थोड़ी सी कैविटी का वॉल्यूम होता है, कम हो जाता है, जिससे क्या होता है अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा दबाव होता है, अंदर प्रेशर ज्यादा हो जाता है, अंदर प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, अंदर जो एयर प्रेशर है वो क्या इंक्रीज हो जाएगा, बाहर एटमॉस्फेयर प्रेशर कम है, ठीक है। तो प्रेशर होगा, जो एयर प्रेशर होगा, एयर कहां से मूव होगी, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, जो अंदर से बाहर, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपायरेशन या इनहेलेशन एक्सहेलेशन प्रोसेस हो जाएगी। इसको क्या बोलेंगे हम, एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन प्रोसेस बोलेंगे, इस प्रकार से होता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जिससे हम बात करें कि जो आपके जैसे मैंने बताया ये रेस्टिंग स्टेज में होता है, लेकिन क्या होता है ड्यूरिंग द एक्सरसाइज और लेबर एंड लेबर, ठीक है, कोई श्रम कर रहे, लेबर का मतलब कोई काम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तब ये जो होती है एक्टिव प्रोसेस होती है। एक्टिव प्रोसेस क्यों होती है बच्चों, ये मैंने स्पाइनल कॉर्ड बनाया है पीछे से ये, ठीक है, और इससे बच्चों इस प्रकार से रिब जुड़ी होती है, ये आगे स्टर्न से जुड़ती है आगे, ठीक है, इस प्रकार से रिब होती है, तो आगे स्टर्न से आगे जुड़ती है। तो मैंने क्या बताया था बच्चों, रिब्स के बीच में क्या पाया जाता है, इंटरकोस्टल मसल्स पाई जाती है, ठीक है। ये जो मैंने रेड पेन से बनाई है ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है। अब एक बार आप सोचो, तो इसमें जो कॉन्ट्रैक्शन होता है तो रिब केज क्या होता है, बाहर की तरफ खींचेगा, जैसे यहाँ पर इंटरकोस्टल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल में से यहाँ पे क्या होता है,
कॉन्ट्रैक्शन हुआ था। यहाँ पे यदि कॉन्ट्रैक्शन इन मसल्स में, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो रेड पेन से मैंने बनाई है, ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है, यदि इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है तो रिब केज जो होता है वो रिब केज बाहर की तरफ मूव होता है। रेड पेन से बनाता हूं मैं, क्या मूव करेगा, बाहर की तरफ ही। ओके, और जब इनके दूसरी तो ये तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, रेड पेन वाली तो क्या नाम से है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। ठीक है, ये जो ग्रीन वाली मैंने बनाई है ये इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स है। ये जो है ये इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स है ग्रीन वाली। अब आप देखो यदि ग्रीन वाली के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, तो ग्रीन वाली के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, ग्रीन वाली के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो रिब केज अंदर की तरफ खींचेगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे ऐसे खींचेगी। तो यदि ग्रीन वाली के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है तो रिब केज होगा अंदर की तरफ जाएगा। ये ग्रीन वाली है, ठीक है, यदि इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, तो रिब केज क्या होगा, अंदर की तरफ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देखो कि जब अपन ने यहाँ पर बात कर रहे हैं एक्सपायरेशन की, तो एक्सपायरेशन के अंदर क्या होगा कि एक्सपायरेशन के अंदर क्या होती है कि आपके ये जो मसल्स है ये कॉन्ट्रैक्ट होती है, इंटरकोस्टल मसल्स, तब तो क्या होता है, रिबकेज, मैंने क्या बताया था, ये कॉन्ट्रैक्ट होती है तो ऐसे बाहर आता है, रिबकेज क्या हो, बाहर आएगा। तो ध्यान देने की कोशिश करना, जब ये वाला बाहर आता है देखो इस प्रकार से, जब ये रिलैक्स होती है, याद है रेड वाली, रेड से रिलैक्स होती है, तो ये रिलैक्स होती है वापस खींचेगी तो अंदर जाएगी। यहाँ पे क्या था, रिलैक्स था, एक्सपायरेशन में अपन पढ़ रहे थे क्या है, ये रिलैक्स हो जाते हैं इंटरकोस्टल मसल, तब रिबकेज अंदर जाता है। तो मैंने क्या था, ये जब ये मसल्स ये कॉन्ट्रैक्ट होती है ऐसे भाई खींचती है, तो यहाँ से खींचेगी, ऐसे खींचेगी तो रिबकेज बाहर आएगा। जब रिलैक्स होगी तो क्या रिबकेज वापस ढीला पड़ेगा, ढीला पड़ेगा, अंदर आ जाएगा रिबकेज। ओके, इसके बाद मैं कह रहा हूँ ये जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो ये कॉन्ट्रैक्ट होती है ठीक इस प्रकार, इंटरनल ग्रीन में तो ये इंटरकोस्टल मसल्स है वो इस प्रकार से देखो, ये कॉन्ट्रैक्ट होती है, इसे खींचेगी तो रिबकेज क्या होगा, अंदर की तरफ आएगा। तो यहाँ पर जब बात करते हैं कि जब अपन मैनुअली जब लेबर की बात करते हैं या जब अपन बात करते हैं एक्सरसाइज की बात, जब रेस्पिरेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो उसमें एक्टिव प्रोसेस हो जाती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है लंग्स को प्रोसेस करने के लिए। तो ये प्रोसेस तो होती ही होती है एक्सपायरेशन में, साथ साथ में एक इंटरनल इंटरकोस्टल मसल होती है वो भी कॉन्ट्रैक्ट होती है, जिससे क्या होता है जो क्विक जो आपके ये जो लंग्स है या तो थोड़ी सी कैविटी उसका क्विकली वॉल्यूम होता है डिक्रीज होता है, जिससे क्या होता है एक्सपायरेशन जो होता है फास्ट हो जाता है। और साथ ही साथ क्या होता है एब्डोमिनल की जो मसल्स होती है, देखिए अपना पेट खुला हुआ है, ये कॉन्टैक्ट होगी इसे, तो कॉन्टैक्ट होगी तो इसका जो अंदर का जो कंटेंट है वो भी तो अंदर प्रेशर मारेगा, जिससे क्या होता है इस थोड़ी सी कैविटी का वॉल्यूम जो होता है वो जो डिक्रीज होता है, थोड़ी सी जो वॉल्यूम कम, जो वॉल्यूम होगा वो थोड़ी सी कम हो जाएगा, थोड़ा लंग्स का वॉल्यूम कम हो जाएगा, जो ये प्रेशर डेवलप से क्या होता है एक्सपायरेशन हो जाती है। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस होती है। फिर अपन जो बात करते हैं जो अपन इन ह्यूमंस के अंदर रेट जो रेस्पिरेशन की होती है, इन एडल्ट्स के अंदर रेस्टिंग फेज के अंदर जो होती है 16 से 20 प्रति मिनट रेस्पिरेशन होता है, मतलब 1 मिनट के अंदर एक हेल्दी ह्यूमन होता है जो रेस्पिरेशन करता है वो कितनी बार करता है, 16 से 20 बार श्वसन क्रिया करता है। तो बच्चों ये एक छोटी सी आपकी प्रोसेस थी जो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की जो अपन ने डिस्कस की, आप बुक्स में देखोगे बिल्कुल आपको इजी है, समझ में आ जाएगी, है ना। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन क्या होता है, इसमें आपको इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम का रोल का पता होना चाहिए, किस में कॉन्टैक्ट हो रही है किस में रिलैक्स हो रही है, बाकी बिल्कुल इजी है। और ये आपको 2 डायग्राम भी आपको सुंदर से बनाने इसमें यदि क्वेश्चन आता है। तो आज की कक्षा में इतना बहुत, आगे कक्षा के अंदर अपन वॉल्यूम रिलेटेड टू रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना बहुत है, धन्यवाद।